हेलो बच्चों, आज हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल स्टार्ट करेंगे। जो 9th सीबीएसई का तीसरा चैप्टर है उसका लेक्चर 1 है जो इंट्रोडक्शन होगा और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ेंगे और उसके बाद से हम लोग डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत पहले एंशिएंट इंडिया में क्या हुए, एक इंडियन फिलोसोफर हुए जिनका नाम महर्षि कणाद था। वो ये बताए कि अगर पदार्थ को हम लोग डिवाइड करते हुए जाएं, अगर पदार्थ को हम लोग डिवाइड करते हुए छोटे छोटे पार्ट्स में जाएं तो अल्टीमेटली एक ऐसा स्टेज आ जाएगा, जो उसके बाद हम लोग क्या कर पाएंगे, उस पदार्थ को या फिर उस मैटर को हम लोग डिवाइड नहीं कर पाएंगे। उस स्टेज को वो क्या बोले महर्षि कणाद, उसी स्टेज को परमाणु बोल दिए। ठीक है। महर्षि एक और आए जो कात्यायन नाम के थे, वो इसी को थोड़ा और आगे बढ़ा दिए। ये बोले कि जो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो परमाणु है वो कभी फ्री स्टेट में नहीं रहता है, वो किस में रहता है, वो कंबाइंड स्टेट में रहता है। तो सबसे पहले एंशिएंट इंडिया में एक फिलोसोफर हुए जो महर्षि कणाद उनका नाम था। वो ये बताए कि अगर पदार्थ को हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हुए जाएं तो एक स्टेज ऐसा आ जाएगा कि पदार्थ को हम लोग क्या कर पाएंगे, फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। उस स्टेज को महर्षि कणाद क्या बोले, यही परमाणु है। एक और इंडियन फिलोसोफर हुए जो कात्यायन नाम के थे, वो इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ा दिए कि जो परमाणु है वो हमेशा क्या होता है, कंबाइंड स्टेट में रहता है, फ्री स्टेट में नहीं रहता है। सेम टाइम पे, सेम इरा पे ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्राइटस और ल्यूसिपस भी हुए। वो सेम बात बोले, बस ये बोले कि मैटर को हम लोग डिवाइड करते हुए जा रहे हैं, अगर मैटर को हम लोग डिवाइड करते हुए जा रहे हैं तो एक टाइम पे ऐसा आ जाएगा कि मैटर क्या हो जाएगा, इनडिविजिबल हो जाएगा। उसी स्टेज को क्या बोल दिए, वो एटम्स बोल दिए। उसी स्टेज को क्या बोल दिए, वो एटम्स बोल दिए। ठीक है। तो दोनों बात एक ही हुआ, बस ये है कि जो इंडियन फिलोसोफर थे वो हिंदी लैंग्वेज में बोले और जो ग्रीक फिलोसोफर थे वो अपने ग्रीक लैंग्वेज में बोले और फिर आगे चल के उसको इंग्लिश में बताया गया। ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये मान लो एक मैटर है, ये एक मैटर है। तो महर्षि कणाद बोले कि अगर इसको हम लोग ब्रेक करते हुए जा रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, फिर से ब्रेक कर दे रहे हैं और छोटे पार्ट्स में, फिर से ब्रेक कर दे रहे हैं और स्मॉलर पार्ट्स में, फिर से ब्रेक कर दे रहे हैं एकदम स्मॉलेस्ट पार्ट में। ठीक है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, ये कौन बताए, ये कणाद बताए। कणाद क्या बोले, मैटर को पदार्थ बोले, मैटर को पदार्थ बोल दिए। और ये किसका स्टेटमेंट है, महर्षि कणाद का ये स्टेटमेंट। ठीक है। अब देखो महर्षि कणाद बोले जब मैटर को हम लोग ब्रेक करते हुए जा रहे हैं तो एक टाइम पे ऐसा आ जाएगा कि मैटर को हम लोग क्या कर पाएंगे, अल्टीमेट फर्दर क्या कर पाएंगे, ब्रेक नहीं कर पाएंगे। जो ये वाला स्टेज है, जो ये स्टेज है, तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, इसी को बोले कि ये परमाणु है। ये क्या है, परमाणु। ये क्या है, परमाणु है। ये क्या है, परमाणु है। जो क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर है, या फिर जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द पदार्थ है, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द पदार्थ है। तो ये आप लोग समझ गए। इसी में आगे चल के कात्यायन नाम के साइंटिस्ट हुए या फिर फिलोसोफर हुए जो ये बताए कि परमाणु फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, वो क्या होते हैं, हमेशा ही कंबाइंड स्टेट में होते हैं, हमेशा कंबाइंड स्टेट में होते हैं। ठीक है। अब देखो इसी में हम लोग आगे देख लेंगे, इसी इंट्रोडक्शन में, कि जो ये पदार्थ होता है या फिर एटम्स होता है, एटम जो ये एटम है, ये सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर है,
smallest part of matter which is indivisible, which is indivisible जो क्या हो सकता है, आगे हम लोग फिर से ब्रेक नहीं कर पाएंगे, आगे ब्रेक नहीं कर पाएंगे। एक और पॉइंट्स आपको याद रखना है मैटर के बारे में कि एटम्स क्या होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं विच डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, विच डज नॉट exist independently in nature, जो नेचर में क्या होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। अब देखो दो ये क्या होते हैं, एटम्स कंबाइन स्टेट में रहते हैं, जब कंबाइन करेगा तो ये क्या करेगा, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा। मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर which exist independently, independent, ठीक है। एटम्स और मॉलिक्यूल में आपको अंतर पता चल गया होगा। एटम्स क्या होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर तो होते हैं जिसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं और जो नेचर में इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। मॉलिक्यूल्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स भी स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर होता है जो नेचर में क्या करता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये पूरा इंट्रोडक्शन हो गया मैटर के बारे में, जो इंडियन फिलोसोफर बताए और जो ग्रीक फिलोसोफर बताए, दोनों क्या बोले, एक ही बात को बोले, बस वो डिफरेंस क्या था, वो अपने अपने लैंग्वेज में बोले, ठीक है। ये हो गया इंट्रोडक्शन का पार्ट। तो ये हो गया पूरा इंट्रोडक्शन मैटर्स के बारे में, एटम्स के बारे में और मॉलिक्यूल्स के बारे में कि क्या क्या होते हैं। अब देखो जब 18th सेंचुरी के लास्ट तक, 18th सेंचुरी के लास्ट आते आते साइंटिस्टों को ये पता चल गया कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स एक दूसरे से कंबाइन कैसे करते हैं और उसके बाद क्या होता है, ये अब बात पता चल गई 18th सेंचुरी के लास्ट तक। फिर आगे चल के एंटोनियम लेवोसियर नाम का एक साइंटिस्ट हुआ, एंटोनी लेवोसियर नाम का एक साइंटिस्ट हुआ जो 2 लॉ को दिया, जो क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। 2 लॉ को दिए लेवोसियर नाम के साइंटिस्ट, जिसको क्या बोला गया, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोला गया, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोला गया। अब देखो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बताता है देखो इसका स्टेटमेंट होगा, इन ए केमिकल रिएक्शन total mass of reactant is equal to the total mass of product। यहाँ पे एग्जांपल से हम लोग देखेंगे इसको। जैसे मान लो ये क्या है, ए है और ये बी से रिएक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट बना ले रहा है ए बी। सपोज करो ए का 10 ग्राम है और बी का भी 10 ग्राम है, तो ये ए बी कितना होगा, ये 20 ग्राम होगा, ये भी क्या हो जाएगा, 20 ग्राम हो जाएगा। क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से पता है
कि क्या होगा, जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही क्या होगा, प्रोडक्ट का मास होगा। हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से पता है कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट साइड। तो ए और बी मिला के दोनों 20 ग्राम्स है, तो ए बी भी कितना होगा, 20 ग्राम्स होगा। ठीक है, ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसके कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखो यहां पे है एग्जांपल, सपोज करो ए और बी रिएक्ट करके ए बी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ए सपोज करो 5 ग्राम है और ये है 25 ग्राम, ये है 25 ग्राम। तो ए बी क्या कर रहा है बताना है आपको। तो हमें पता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही क्या होगा, प्रोडक्ट का मास होगा। मान ले रहे हैं हम लोग बी का मास कितना होगा, x ग्राम हो जाएगा। तो रिएक्टेंट साइड का मास कितना होगा, 5 प्लस x हो जाएगा, इक्वल किसके हो जाएगा, 5 प्लस x हो जाएगा, इक्वल किसके हो जाएगा, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट साइड के। तो x की वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा, 25 माइनस 5, तो x इक्वल टू 20 ग्राम हो जाएगा, x इक्वल टू 20 ग्राम। तो ये किसका मास हो जाएगा, ये B का मास हो जाएगा। तो इसी टाइप की न्यूमेरिकल कंजर्वेशन ऑफ मास में मिलेगा, या तो रिएक्टेंट साइड का कोई मास गायब कर देगा या तो प्रोडक्ट साइड का गायब कर देगा, या फिर सबका मास दे देगा और बोलेगा कि प्रूव करो कि ये रिएक्शन क्या कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। तो इसके लिए आपको करना होगा टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट साइड ऐड कर दो और टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट साइड ऐड कर दो। दोनों मास अगर इक्वल आ रहे हैं तो क्या होगा, वो रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करेगा, वो फॉलो नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगला देखो एग्जांपल, जैसे ये है कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं हम लोग, तो ये बना रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। आपसे बोलेगा कि प्रूव करो कि ये रिएक्शन क्या कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और 40 मास नंबर हो जाएगा, कार्बन का 6 और 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 18 और 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग मास इसका टोटल कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 प्लस 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 3 ऑक्सीजन एटम है और एक का मास कितना है, 16 हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, कैल्शियम का 40 और प्लस 16 कितना हो जाएगा, 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड का होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का 12 प्लस 2 और मल्टीप्लाइड बाय 16, ये क्या हो जाएगा, 44 ग्राम हो जाएगा। टोटल कितना आ रहा है, टोटल 100 ग्राम आ जाएगा। टोटल कितना आ रहा है, 100 ग्राम आ जाएगा। तो देख रहे हो आप लोग कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट साइड के मास दोनों क्या है, इक्वल है। इसीलिए ये क्या करेगा, सो दिस रिएक्शन follows the law of conservation of mass, follows the law of conservation of mass, conservation of mass। इस तो ये क्या कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। अब देखो अगला देखेंगे हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में। अगला लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन।
दूसरा हो जाएगा, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, ये दूसरा लॉ है। देखो इसका स्टेटमेंट क्या होता है, इसमें ये बताया गया कि अगर कोई क्या है कंपाउंड्स हैं, अगर कोई सेम कंपाउंड्स है उसमें जो दो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा क्या करेंगे, फिक्स रेशियो में कंबाइन करेंगे। कोई कंपाउंड्स है उसमें जो दो एलिमेंट्स हैं उसमें हमेशा क्या करेंगे, दो या तीन एलिमेंट्स हैं, हमेशा क्या करेंगे, वो फिक्स रेशियो में कंबाइन करेंगे। इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि वो कंपाउंड आप लैब में बना रहे हो या फिर वो कोई और सोर्स है, मतलब सोर्स पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो एलिमेंट कैसे कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, सोर्स पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो एलिमेंट्स कैसे कंबाइन कर रहे हैं। यहाँ पे ये होगा कि अगर दो एलिमेंट हैं तो हमेशा क्या करेंगे, कोई भी उनका कंपाउंड है, कोई सेम कंपाउंड है तो क्या करेंगे, सेम रेशियो में कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बताता है। इसका स्टेटमेंट हो जाएगा, देखो यहाँ पे स्टेटमेंट इसका दिया हुआ है, इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। तो स्टेटमेंट तो ये आपको याद करना पड़ेगा, इन ए केमिकल सब्सटेंस, इन ए केमिकल सब्सटेंस, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यहां पे लिख दे रहा है, इन ए केमिकल सब्सटेंस, इन ए केमिकल सब्सटेंस in a chemical substance, in a chemical substance the elements, the element are always present in, always present in, always present in definite proportion, definite proportion by mass। ठीक है, डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास होता है। जैसे हम एग्जांपल देखेंगे इसका, ये हो जाएगा एग्जांपल हम लोगों का, जैसे मान लो ये H2 रिएक्शन करके ऑक्सीजन से बना रहा है H2O, तो जो यहाँ पे H2O का रेशियो आएगा, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। H2O कहाँ से आप ले रहे हो, मान लो नाले का पानी है, ओशियन का पानी है, या फिर पॉन्ड्स का पानी है, या फिर लैब में आप वाटर बना रहे हो, सबके में अगर तुम वाटर में अगर हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन देखोगे तो सब में क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, सब में क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। यही लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बताता है। जैसे यहां देख लो, हाइड्रोजन का मास कितना होगा, 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन का मास 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, और ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन 2:16, यानी कि क्या आ जाएगा, 1:8 आ रहा है, 1:8 आ रहा है। वाटर में हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन कितना आएगा, 1:8 आएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हाइड्रोजन 1 ग्राम 8 ग्राम वाटर से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। इसका वैल्यू का मतलब ये है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम वाटर से क्या कर रहा है, वो रिएक्शन कर रहा है। 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम वाटर से रिएक्शन कर ले रहा है। ठीक है, ये हो गया वाटर का एग्जांपल। दूसरा हम लोग देख लेते हैं इसी में, दूसरा एग्जांपल आप लोगों को साइड में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं हम। जैसे ये मान लो हमारे पास है अमोनिया, अमोनिया N2 प्लस H2 रिएक्ट कर रहा है और फॉर्मेशन कर रहा है NH3 का। रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे हम लोग, 2NH3 और 3H2। इसका मास कितना आ जाएगा, 28
और इसका मास कितना हो जाएगा 6 ग्राम। तो इसका अगर रेशियो हम लोग निकालेंगे नाइट्रोजन रेशियो हाइड्रोजन तो कितना आ जाएगा 14 रेशियो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 3 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम नाइट्रोजन से रिएक्शन कर रहा है 3 ग्राम हाइड्रोजन 14 ग्राम नाइट्रोजन से क्या कर रहा है रिएक्शन कर रहा है। ये हो गया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बताता है कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस है तो उसमें क्या होंगे जो दो एलिमेंट्स होंगे वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में क्या करेंगे कंबाइन करेंगे। उसके सोर्स पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो कंपाउंड आप कहां से ले रहे हो। ठीक है, दो एग्जांपल हो गया वाटर का और अमोनिया का। दोनों का रेशियो आपको याद रखना है। वाटर में क्या आएगा हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन आएगा 1:8 और अमोनिया में नाइट्रोजन रेशियो हाइड्रोजन आएगा 14:3। यहाँ पे 14:3 का मतलब ये है कि 3 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम नाइट्रोजन से रिएक्शन कर रहा है तो 14 ग्राम नाइट्रोजन से रिएक्शन कर रहा है। ये हो गया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में। अब देखो इन्हीं दो लॉ को प्रूव करते हुए डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी दी गई। डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी दी गई। ये है डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो पहला पॉइंट सबसे तो वही है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का पहला पॉइंट है, हम थोड़ा स्पेस लेके इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का पहला पॉइंट हो जाएगा एटम आर स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर। एटम आर स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर which is indivisible ये हम लोग देख चुके हैं इंट्रोडक्शन में। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा एलिमेंट्स contain the same type of atom। जैसे ये देख लो, ये मान लो हमारे पास क्या है गोल्ड का एलिमेंट्स है, गोल्ड का एलिमेंट है तो इसमें सारे एटम क्या होंगे गोल्ड के होंगे, सारे एटम क्या होंगे गोल्ड के होंगे और सारे एटम क्या हो जाएंगे सिमिलर टाइप के हो जाएंगे, सारे एटम क्या होंगे सिमिलर टाइप के हो जाएंगे। ये दूसरा पॉइंट्स बताता है। तीसरा पॉइंट्स हो जाएगा टू डिफरेंट एलिमेंट्स have different type of atom। Two different element have different type of atoms। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लो इसका। ये अभी हम लोग देखे हैं गोल्ड का है एलिमेंट्स तो इसमें क्या होंगे गोल्ड के एटम होंगे। ये सारे क्या है गोल्ड के एटम है। ठीक है, अब देखो मान लो ये है सिल्वर का, ये है Ag है तो इसमें क्या होंगे सारे एटम अलग टाइप के होंगे और ये क्या होंगे सारे एटम सिल्वर के ही होंगे। तो दो डिफरेंट एलिमेंट्स में क्या होंगे एटम भी डिफरेंस होंगे। अगला हो जाएगा एटम टेक्स पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन। अगला हो जाएगा पॉइंट्स फोर्थ एटम टेक्स पार्ट्स in chemical reaction। एटम टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया चौथा पॉइंट्स। अगला पॉइंट्स हो जाएगा फिफ्थ पॉइंट व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स
फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट when two different element combine in a fixed ratio, in a fixed whole number ratio, fixed whole number ratio, then compound is formed. ये हो गया डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी। ये लास्ट वाला एग्जांपल हम आपको देके बता दे रहे हैं। जैसे मान लो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन से, तो ये क्या कर रहा है, H2O का फॉर्मेशन कर दे रहा है। ये H2O क्या है, ये कंपाउंड्स का एग्जांपल है। अब इसको हम बैलेंस करेंगे, फिर देखेंगे। यहाँ पे हाफ अगर कर दोगे आप लोग तो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा पूरा रिएक्शन। हाइड्रोजन का मास यहाँ पे 2 ग्राम है और ऑक्सीजन का मास यहाँ पे 16 ग्राम है। रेशियो अगर निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, तो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, 1:8 आ जाएगा, जो क्या है फिक्स रेशियो होगा वाटर में, और वो क्या है होल नंबर में है। यही डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी है। तो ये आप लोग याद रखना। तो आज के वाले क्लास में हम लोग पढ़े हैं, आज के वाले क्लास में देखे हैं मैटर का इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसके बाद से कौन क्या क्या बताया, इंडियन फिलोसफर क्या बताया मैटर के बारे में, और ग्रीक फिलोसफर क्या बताया। उसके बाद से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम लोग देखे हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को देखे हैं, और डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी को देखे हैं। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एटम्स क्या होते हैं, और एटम का एग्जिस्टेंस कैसा होता है, और एटम के सिंबल के बारे में देखेंगे। ठीक है, ओके।